आगे बढ़ाने का काम हुआ था। भूपेश है तो भरोसा है। छत्तीसगढ़ की पहचान महादेव ऐप के नाम से हो रही है। छत्तीसगढ़ की पहचान शराब घोटाले के लिए हो रही है। छत्तीसगढ़ की पहचान कोयला घोटाले के लिए हो रही है। ये पता चलता है कि छत्तीसगढ़ का कोई भी करप्शन यदि होगा तो उसके तार भूपेश से सीधे जुड़े होंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 20 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फर्स्ट फेज में निपटाया जाएगा। उसमें बस्तर के सारे ट्राइबल और नक्सल अफेक्टेड सीट्स भी होंगे। किस तरह से देख रहे हैं 7 और 17 दो फेज में इलेक्शंस? दो फेज का चुनाव आयोग ने आज घोषित किया 7 और 17। और प्रथम फेज में जो 7 तारीख को चुनाव होने हैं उसमें 20 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें 12 बस्तर के पूरे सीट हैं और राजनांदगांव लोकसभा के 8 सीट हैं, तो 12, 8, 20 सीटें हैं। कवर्धा और पंडरिया को इस बार जोड़ा गया है। पहले 18 सीट पिछले चुनाव में हुआ था। इस बार 20 सीटों को सेंसिटिव माना गया है और 20 सीटों पे चुनाव प्रथम चरण में करने का है। अच्छी बात है कि एक पूरा लोकसभा के और राजनांदगांव के पूरे चुनाव हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इस बार का मतदान और इस बार के वोटिंग में फर्क यही दिख रहा है कि लोगों के मन में सरकार के प्रति जबरदस्त नाराजगी है, आक्रोश है और सरकार को बदलने के लिए उनके मन में छटपटाहट है। सर, बीजेपी की किस तरह से तैयारी है? अभी तक सिर्फ 21 कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है। दूसरी सूची एक टेंटेटिव निकाली गई थी लेकिन उसे कंफर्म नहीं माना जा रहा है। किस तरह से बीजेपी तैयारी कर रही है? बीजेपी के लिए कौन से वो बड़े मुद्दे होंगे जो कांग्रेस को इस बार घेरने के लिए काफी होंगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दों की कमी नहीं रही। भूपेश रोज नए मुद्दे देते हैं और भूपेश का करप्शन अपने आप में इतना बड़ा मुद्दा है। इतने स्कैम किए गए, इतने भ्रष्टाचार हुए, इतने घोटाले हुए, ये जनता के मन में सरकार की छवि इसी प्रकार की बनी हुई है। और ये चाहे शराब का हो, कोयले का हो, चावल का हो या फिर महादेव ऐप में सीधे उनके स्टाफ के लोगों के, उनके सचिवालय के लोगों के नाम यदि ईडी सीधा जोड़ता है, आरोप लगाता है तथ्यों के साथ, तो ये पता चलता है कि छत्तीसगढ़ का कोई भी करप्शन यदि होगा तो उसके तार भूपेश से सीधे जुड़े होंगे। एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा, जन घोषणा पत्र बड़ा मुद्दा है। तीसरा, 5 साल में सारे डेवलपमेंट के काम इन्होंने रोक दिए, पूरे के पूरे विकास काम बंद पड़ा है। ये बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में रहेगा। और छत्तीसगढ़ में चौथा और पांचवा मुद्दा है माननीय नरेंद्र मोदी जी की 9 साल की सरकार की उपलब्धि। और पांचवा मुद्दा रहेगा हमारे 15 साल में जो छत्तीसगढ़ में एक विकास के नए दरवाजे खोले और एक डेवलपमेंट के काम हुए। इन सारे मुद्दों को लेकर हम जाएंगे। सर, आपने बोल ही दिया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 9 साल के अचीवमेंट्स के साथ साथ आपके 15 साल के अचीवमेंट्स पे भी लड़ा जाएगा इस बार इलेक्शन। इस बार किसके चेहरे पे लड़ा जाएगा? सबसे बड़ा सवाल अब दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लिए यही है कि बीजेपी इस बार किस चेहरे पे लड़ने वाली है, कलेक्टिव लीडरशिप या किसी का चेहरा आगे किया जाए? बिल्कुल कलेक्टिव लीडरशिप ही भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन से है और आज का नहीं मैं बोल रहा हूँ। 2003, 2008, 2013 में भी हम कलेक्टिव लीडरशिप के आधार पर ही चुनाव के मैदान में गए थे और हमको सफलता भी मिली थी। आज भी हम उसी दृष्टि से जाएंगे। और अब तो कांग्रेस भी बोलने लगी है। पहले भूपेश को आगे बढ़ाने का काम हुआ था। भूपेश है तो भरोसा है, बड़े बड़े बोर्ड लगते थे छत्तीसगढ़ में, अब वो बोर्ड उतर गए भूपेश बघेल के। अब भरोसे की सरकार आ गई, यानी चेहरा भूपेश का बदल दिया गया है। अब कांग्रेस में भी सामूहिक नेतृत्व की बात उन्होंने घोषित किया। सर, इस बार विमेन वोटर्स 1,19,000 ज्यादा हैं मेल वोटर्स से। क्या विमेन वोटर्स के लिए भी कुछ चीजें ध्यान में रखी जाएंगी और उनको ल्योर करने के लिए भी कुछ किया जाएगा? विमेन रिजर्वेशन बिल के बाद छत्तीसगढ़ में नजरें हैं कि किस तरह से विमेन कैंडिडेट्स को इस बार और जगह मिलेगी और किस तरह से उनकी पॉलिसीज को इस बार भारतीय जनता पार्टी किस तरह से माइंड में रखेगा, क्योंकि बहुत कंस्टेबल इंक्रीज है। छत्तीसगढ़ में 1,02,29,000 महिला मतदाता हैं और पुरुष मतदाता से ज्यादा संख्या में महिला हमारी बहनें हैं। और निश्चित रूप से निर्णय लेने में छत्तीसगढ़ की महिलाएं काफी सक्षम हैं, सजग हैं और उनके निर्णय का निश्चित रूप से इस चुनाव में रिजल्ट में असर पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ये चुनाव निश्चित रूप से नारी शक्ति के उदय का चुनाव है। नारी शक्ति के उदय की बात इसलिए बोल रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के सत्र में
एक आरक्षण का 33% आरक्षण का बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास किया। इसका मतलब है कि पूरे देश में महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी की मंशा जो थी उसका क्रियान्वयन शुरू हो गया, तो उत्साह इससे और भी बढ़ेगा। सर, कहीं ना कहीं कोदू और कुटकी जो मिलेट है उसके एमएसपी की बात भी अभी भूपेश बघेल ने कही। फार्मर्स पे वो खास ख्याल रख रहे हैं फार्मर्स का। इस बारी बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कि फार्मर्स को क्या खास रखा जाए, उनके लिए क्या खास हो? और दूसरा सवाल सर ये है, क्या ईडी बनाम भूपेश बघेल होने वाला है इस बार भी? क्योंकि महादेव बुक पे इन्वेस्टिगेशन जारी है, लगातार बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस को यहाँ पे समन करके बुलाया जा रहा है। ये दोनों सवाल है सर। भ्रष्टाचार के जब घोषित मामले सामने आते हैं, जहां तर्क तथ्य सब एक साथ खुली किताब की तरह जनता को दिखता है, महादेव ऐप पूरे हिंदुस्तान में और देश में दुनिया में छत्तीसगढ़ को बदनाम करने की साजिश हुई। अब छत्तीसगढ़ की पहचान महादेव ऐप के नाम से हो रही है। छत्तीसगढ़ की पहचान शराब घोटाले के लिए हो रही है। छत्तीसगढ़ की पहचान कोयला घोटाले के लिए हो रही। ऐसा छत्तीसगढ़ भूपेश ने 5 साल में बना दिया। जब छत्तीसगढ़ के लोगों को लगने लगा कि ये भ्रष्टाचार का इतना बड़ा गढ़ छत्तीसगढ़ बन गया, 5 साल में भूपेश के रहते क्या क्या नहीं किया इसने लूट के लिए, तो ये सारे मुद्दे निश्चित रूप से चुनाव में बड़ा असर करेगा। और सर फार्मर्स के लिए क्या होगा इस बार बीजेपी के लिए? नहीं, फार्मर्स के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारी घोषणा पत्र में निश्चित रूप से समुचित स्थान होगा। समुचित स्थान होगा, कलेक्टिव लीडरशिप होगी और अब घोषणा पत्र पे काम किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में आज से ही जुटने वाली है। मैं सुमी राजपुन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ छत्तीसगढ़ से आज तक।